नमस्कार, मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल के पेपर 7 के अंतर्गत जो पिछली क्लास के अंतर्गत अपन ने चर्चा की थी कि किस प्रकार हम लोग कंटेम्परेरी डिस्कोर्स के बारे में बातचीत की थी करते हैं, और अब उसका नेक्स्ट पार्ट जो है संदर्भीकरण, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज ये क्या चीज़ है और ये सोशियोलॉजी में किस प्रकार अपने प्रभाव की ओर अग्रसर रहता है। जैसा कि स्पष्ट है, इतिहास, उपनिवेशवाद तथा इसकी बौद्धिक तथा सांस्कृतिक परंपराएं जो समाजशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है, कभी कभी विशेष सैद्धांतिक, वैचारिक और व्यवसायत्मक मूल्यांकन में ये बड़ी मदद देते हैं। पिछली शताब्दी में भारतीय समाज के सैद्धांतिक विश्लेषण में विचारों के उतार चढ़ाव रहे हैं। कोई भी विश्लेषण तभी संभव हो सकता है जब इतिहास के संदर्भ में ज्ञान के समाजशास्त्र को संदर्भ में लिया जाए। राधाकमल मुखर्जी, BNC और बी के सरकार लगातार पाश्चात्य विचारधाराओं की अपने संदर्भ में तुलना करते रहे हैं। शील का विचार था कि संस्थाओं का तुलनात्मक विवेचन तभी किया जा सकता है जब इतिहास क्रम में वे साथ साथ और समानांतर उपस्थित रहे। मुखर्जी के अनुसार भारतीय सामाजिक संस्थाएं अद्भुत है, इसलिए यदि किसी समाज का अध्ययन किया जाए तो उस समाज का विशिष्ट संदर्भ में ही अध्ययन करना चाहिए। सिद्धांत, विचारधारा और पद्धति संदर्भ से संबंधित हैं। बिना संदर्भ के सिद्धांत, विचारधारा और पद्धति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इस अध्याय में हम भारतीय समाजशास्त्रियों के संदर्भों की चर्चा करेंगे कि संदर्भ क्या है। भारतीय समाजशास्त्र एक विशिष्ट विषय के रूप में उपनिवेशीय तथा उत्तर उपनिवेशीय प्रभावों और विश्लेषण के लिए पाश्चात्य विचारधाराओं तथा सिद्धांतों से प्रभावित रहा है। चूंकि जैसा कि स्पष्ट है, हमारे यहाँ पर जो समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन का कार्य बहुत लेट शुरू हुआ था, जबकि यह 1838 में यूरोप के में उसका एक स्वरूप उभर कर सामने आने लग गया था। तो ये हमारा जो विचारधारा है, ये निश्चित रूप से भारतीय समाजशास्त्र के अंतर्गत उत्तर उपनिवेशीय प्रभावों और विश्लेषणों के लिए पाश्चात्य विचारधाराओं तथा सिद्धांतों से प्रभावित किए बगैर इसका अध्ययन संभव नहीं था। लगभग सभी भारतीय समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों को मार्क्स, वेबर, दुर्खाइम और पार्सन्स के सिद्धांतों के संदर्भ के अंतर्गत काम किया। सीए 1953 ने कहा था कि इतिहास क्रम में भारतीय समाजशास्त्रियों ने 4 सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को स्वीकार किया है। पहला दर्शन शास्त्र, दूसरा संस्कृति शास्त्र, तीसरा संरचनात्मक तथा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इससे पहले कि हम सैद्धांतिक संरचनाओं की चर्चा करें, योगेंद्र सिंह 1993 द्वारा लिखित एक लेख आइडियोलॉजी, थ्योरी एंड मेथड इन इंडियन सोशियोलॉजी की चर्चा कर सकते हैं। 1952 से 1977 के बीच लगभग चौथाई शताब्दी में इन तीनों तत्वों की चर्चा उन्होंने की है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित है। 1952 से 1960 के बीच स्वीकृत परिवर्तनों और नवाचारों का समय, 1960 से 1965 तक सैद्धांतिक प्राथमिकताओं में परिवर्तन, भारतीय समाजशास्त्र की विचारधारा तथा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों में तनाव। 1956 से 1970 तक यह समय जब समाजशास्त्र में स्वयं के प्रति चैतन्यता का प्रारंभ हुई और सैद्धांतिक तथा पर्याप्त योगदान के संबंध में नई दिशाएं प्रारंभ हुई। 1970 से 1977 तक परिपक्वता का एक नया समय पैदा हुआ और ज्ञान में नए क्षितिज खोले गए। उपरोक्त चारों इतिहास क्रम में समाजशास्त्र का समानांतर विकास हुआ। इस संबंध में चार प्रकार के सैद्धांतिक आधार विकसित हुए। पहला, दार्शनिक उपागम।
भारतीय समाजशास्त्र में दार्शनिक आधार राधा कमल मुखर्जी, डीबी मुखर्जी और ए.के. सरन की रचनाओं में व्यक्त है। इस सैद्धांतिक दृष्टिकोण ने भारतीय समाजशास्त्र को बहुत बड़ा योगदान दिया। सिंह 1983 जो ने लिखा है कि आप अपार बौद्धिक क्षमता के होते हुए भी ये विद्वान भारतीय समाजशास्त्र पर कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाए। सामाजिक समझ पाश्चात्य दृष्टि अधिक विकसित हो रही थी, अनुभविक परंपराएं से इसे ढक रही थी। कहना होगा कि दार्शनिक सैद्धांतिक आधार अधिक गंभीर थे और प्राचीनता की पृष्ठभूमि को समझने वाले थे। तुलनात्मक दृष्टि से पाश्चात्य आधार समझने में सरल थे और अध्ययनों की मुख्य धारा से जुड़े हुए थे। संस्कृतिवादी उपागम, इसका प्रारंभ प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास के अध्ययन रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क ऑफ साउथ इंडिया से प्रारंभ हुआ, जिसमें ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण और पाश्चात्यकरण की मुख्य अवधारणाएं थी जो इस अध्ययन से प्राप्त की गई थी। संस्कृतिकरण भारतीय परंपरा में परिवर्तन की अवधारणा थी। संरचनात्मक उपागम, ये एक सैद्धांतिक आधार शक्ति संरचना, सामाजिक स्तरीकरण, पारिवारिक संरचना, जनांकिकी और इस प्रकार के अन्य पक्षों के साथ जुड़े हुए थे। इस परिप्रेक्ष्य ने प्रतिमानों और प्रबंधों और निरंतरताओं को परखा। अनुभविक आधारों ने संक्षिप्त आधारित अवधारणाओं, मांडलों और श्रेणियों में अपने आप को बदला। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य ने तुलनात्मक अध्ययन भी किए। द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम, ये मुख्यतः मार्क्सवादी उपागम पद्धति पर आधारित है जो सामाजिक यथार्थता को समझने का एक प्रयास है। ब्रिक, नरीज और वीर 1994। द्वंद्वात्मक परिवेश को मार्क्सवादी उपागम नहीं कहा गया। इसकी स्वीकारोक्ति भारतीय समाज की विश्लेषण के लिए की गई थी। भारतीय समाजशास्त्र में सिद्धांतों की दृष्टि से ये बहुत कम विकसित प्रणाली है। डीपी मुखर्जी और राधा कमल मुखर्जी ने द्वंद्वात्मक अध्ययन परिवेश को स्वीकारा था। सिंह 1983, ए.आर. देसाई ने द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग विचारधारात्मक आधारों और उसके प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर किया था। परिवर्तन और कार्यक्रमों के अंतर विरोध की चर्चा भी उन्होंने की थी। 70 के दशक में द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक आधारों का प्रयोग बढ़ा। इस अवधि में लघु अनुभविक यथार्थताओं को बृहद संरचनात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। सिंह 1983 में सिंह द्वारा प्रस्तुत ये 4 सैद्धांतिक उपागम महत्वपूर्ण हैं और तार्किक दृष्टि से कैसे हुए हैं। सिंधी 1993 के अनुसार ये सारे परिवेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विचारधारात्मक आधारों से जुड़े हुए। विश्लेषण के समय इन अर्थों को स्पष्ट किया जाता है। उसमें निहित है कि अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से ये परिवेश इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि सामाजिक यथार्थता कोई हेराफेरी से नहीं बनाई गई, बल्कि सामाजिक यथार्थता स्वविकसित तथा सामाजिक तथ्यों से निर्मित होती है। किसी अन्य स्तर पर ये संशोधनों और गणित को सही करने का काम करते हैं। अंतर्विरोध की चर्चाओं में ज्ञान व्यवस्था का होना आवश्यक है। किसी भी मूल्यांकन अथवा विश्लेषण के लिए बिखरे विभिन्न सामान्य जन द्वारा ग्रहित समझ और विचारों क्रमबद्ध रूप में देखने की आवश्यकता होती है। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य सामान्यतः यदि कुछ चीजों को नकारते हैं तो बौद्धिक परंपराओं को भी जन्म देते हैं। अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी में रामकृष्ण मुखर्जी 1979 में भारतीय प्रवृत्तियों की चर्चा की है। तालिका 1 से तालिका 4 में यह वर्णन है जो भारतीय समाजशास्त्रियों ने प्रारंभ से आज तक विकसित किए गए। प्रारंभ के समाजशास्त्रियों ने 2 प्रश्नों पर अपने को अधिक केंद्रित किया है, क्यों और ये कैसे दिखेगा। भारतीय समाज के प्रति उनकी रुचि इन्हीं प्रश्नों के साथ संबद्ध थी। जब ये विद्वान विस्तार में गए तो उन्होंने सिद्धांत रचना और शोध प्रारूपों की रचनाओं पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन इस चिंतन की विभिन्नताएं बहुत थी जिसका विस्तार से वर्णन संभव नहीं था। इन भिन्नताओं और मतांतरों ने भारतीय समाजशास्त्र को एक जमीनी आधार अवश्य दिया। यह स्पष्ट है कि उपनिवेशवादी काल में भारतीय समाजशास्त्र विकसित नहीं हो सकता था। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के लिए कठिन समय था। वे ये मानते थे कि भारतीय स्वतंत्रता उनका लक्ष्य नहीं था। यदि कोई लक्ष्य था तो उसको भी अलग तरह से परिभाषित किया था। तालिका 1 में ये बात उनके द्वारा प्रकट मूल्य
प्रकट मूल्य प्राथमिकताओं में देखी जा सकती है। अब आप देखिएगा कि जो तालिका संख्या 1 है, इसमें जो बातचीत हुई है कि A.K. कुमार स्वामी संदर्भ है, पूर्व पर पश्चिम के विचारों के आक्रमणों का विरोध किया जाना चाहिए, उपनिवेशवाद को समाप्त किया जाना चाहिए, यह पश्चिमी प्रभुत्व को स्थापित करता है। और दूसरी बात, BNC प्रत्येक राष्ट्रवादी अथवा प्रत्येक व्यक्ति को अपने आदर्शों तथा मूल्यों को उसी सीमा के अंदर जो अन्य लोगों ने स्थापित किए हैं प्राप्त करने का अधिकार है। उसको यह भी अधिकार है कि वह सहयोग के आधार पर साझेदारी करें और उसे प्राप्त करें। बी के सरकार समाज मानवीय शक्ति पर निर्मित होता है। समाज की बुद्धि उपनिवेशवाद जो आर्थिक, राजनीतिक तथा वैचारिक शोषण से उसे अपने ऊपर आश्रित बना देता है। जीएस बुरे एक अच्छे जीवन के लिए व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं गहन एकता के आधारों पर केंद्रित विभाजित आधारों से पूरी की जा सकती है। यदि यह भय पैदा करना उत्पन्न की गई तो भय को हटा देना चाहिए। डीपी मुखर्जी, मानवीय विकास उसके अपने परिवेश के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए राष्ट्रीयता, स्वाधीनता, आर्थिक विकास और वर्ग अंतर विरोध की समाप्ति आवश्यक है। मानवीय विकास समाज के लिए आवश्यक तत्व है। राधा कमल मुखर्जी, मानव के विकास की संभावना समानता और सहयोग का संभव है, अंतर विरोधियों और संघर्ष से नहीं। एसवी केतकर लिखते हैं कि किसी भी स्वतंत्र समाज में समाजवाद की स्थापना केवल आर्थिक क्रांति से संभव है। इतिहास द्वारा यांत्रिक भाषा, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक भेद मानवीयता के संदर्भ में समन्वयता इसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। तीसरा, BN दत्त और KP चट्टोपाध्याय बताए कि समाज में व्याप्त अंतर विरोध के से उत्पन्न क्रांति से समाजवाद स्थापित होगा। विशेष रूप से वर्ग अंतर विरोध की परंपरा पराधीन देशों में उपनिवेशवाद द्वारा उत्पन्न अंतर विरोध के विरुद्ध संघर्ष क्रांति की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ये जो टेबल अपन ने ली थी, ये स्रोत है रामकृष्ण मुखर्जी 1979 सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, मुंबई से पब्लिश हुई था, तो वहाँ इसमें से लिया गया था। अब अपन बात करते हैं तालिका संख्या 2 की, कि समाजशास्त्रिक सिद्धांत और संदर्भ के बारे में। तो ये जब मैं नेक्स्ट क्लास आएगी उस समय आपको बता पाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।